Okay. Good morning. Am I audible to all of you? Yes, sir. Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir, you are audible, sir. Okay. Okay. So पिछले क्लास में हमने देखा मैग्नेटिज्म से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने देखा, जैसे कि परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे कि हमने देखा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। तो अभी हमें बताओ तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्चुअली है क्या, ये हमें बताएगा अंशु। अंशु, यस सर, ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है और ये प्रोडक्ट होता है पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेट का लेंथ का। मैग्नेटिक लेंथ और इसका जो पोल स्ट्रेंथ है, उसका जो प्रोडक्ट है, वही हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है। मतलब कि m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l। यहाँ पर m जो है ये क्या है, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसका जो पोल है, पोल का स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है m, एंड 2l क्या है, यह है मैग्नेटिक लेंथ। सो अब देखो यहाँ पर क्या है कि किसी भी बार मैग्नेट, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि किसी भी बार मैग्नेट, मान लो कि ये एक बार मैग्नेट, ये एक बार मैग्नेट। सो किसी भी बार मैग्नेट को अगर हम तोड़ दे, बीचों बीच तोड़ दे या लेंथ के बराबर तोड़ दे, तो उस सिचुएशन में हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है या फिर पोल स्ट्रेंथ का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वो क्या सेम रहेगा या डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा, क्या होगा? मान लो कि ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, ये एक बार मैग्नेट, एक साइड नॉर्थ पोल है, एक साइड साउथ। सो अगर इस बार मैग्नेट को मान लो कि हम के लेंथ के बराबर बीचों बीच अगर इसको कट दे, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा और इसका पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या है? अच्छा, ये जो m है पोल स्ट्रेंथ, ये पोल स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? पिछले क्लास में हमने बताया था मैग्नेटिक मटेरियल और क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर सर। हाँ, मैग्नेटिक मटेरियल का जो नेचर होता है, मैग्नेटिक मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ पर देखो, अगर इसको हम बीचों बीच काट दे लेंथ के बराबर, कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। इस तरह से अब यहाँ पर देखो इसका पोल स्ट्रेंथ क्या था, m, इसका भी m था। अब इसे अगर बीचों बीच काट देंगे तो इसका जो पोल स्ट्रेंथ है उसका वैल्यू क्या आएगा बताओ तो? ये क्या है, 12 इसका मैग्नेटिक लेंथ। तो लेंथ तो सेम ही रहेगा,
पीरियड्स की कंपैरिजन में लेंथ तो सेम ही रहेगा, है कि नहीं? यहाँ पर लेंथ सेम है, यहाँ पर भी लेंथ सेम है। तो इसका जो पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या होगा? ये डिक्रीज होगा या तो फिर इंक्रीज होगा, क्या होगा यहाँ पर? डिक्रीज होगा क्यों डिक्रीज होगा? सर, क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाएगा, घटी। तो यहाँ पर मान लो कि क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा ए है, अगर इसको बीचों बीच हम काट देंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? हाफ हो जाएगा, इसका भी हाफ हो जाएगा। और हम जानते हैं कि ये जो पोल स्ट्रेंथ है हमारा, पोल स्ट्रेंथ इसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो भी यहाँ पर क्या होगा? m/2 भी हाफ हो जाएगा, इसका भी हाफ हो जाएगा। सो अब इन दोनों का अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट को देखेंगे, मान लो कि ये m डैश का वैल्यू क्या आएगा? वही ये जो फॉर्मूला है, देखो इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू आएगा पोल स्ट्रेंथ इनटू पोल स्ट्रेंथ और किसके बीच मल्टीप्लिकेशन होगा? सर लेंथ, लेंथ क्या है? सर 2L। लेंथ तो 2L ही है। तो आप देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा? m/L। तो ये जो m/L है क्या है? हाफ ऑफ m, है कि नहीं? ये जो हमारा m है, जो डाइपोल मोमेंट है, वो मोमेंट भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। सो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है कि अगर मटेरियल को हम बीचों बीच काट देंगे लेंथ के बराबर, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो पहले वाले के कंपैरिजन में हाफ हो जाएगा। तो अगर हाफ हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का जो स्ट्रेंथ है वो भी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। ओके। सो अगर इसको हम लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बीचों बीच अगर इसको हम काट देंगे तो अब देखो कैसा दिखेगा। कुछ इस तरह से अब बीचों बीच काट रहे हैं इसको, ठीक है? बीचों बीच काटेंगे तो क्या होगा? अब इसका मैग्नेटिक लेंथ क्या हुआ है? L हो हो जाएगा। गया, देखो। तो इसका अब लेंथ है L, इसका भी लेंथ है L। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है पहले के कंपैरिजन में क्या रहेगा? सेम रहेगा, है कि नहीं? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहेगा, इसका भी सेम रहेगा। ये नॉर्थ साउथ आ गया है, नॉर्थ, ठीक है। सो यहाँ पर देखो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है तो इसका पोल स्ट्रेंथ क्या होगा? सेम ही रहेगा ना, क्योंकि m प्रोपोर्शनल यस टू सर। a, तो इसका पोल स्ट्रेंथ का भी सेम है। अब देखो, अब इसका अगर डाइपोल मोमेंट को हम निकालेंगे क्या होगा? m डैश हमारा फॉर्मूला क्या था? m/12। तो यहाँ पर क्या होगा? m पहले के कंपैरिजन में तो ये सेम है, m इंटू लेंथ यहाँ पर कितना है? l है। तो ये भी क्या हुआ? पहले के कंपैरिजन में इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो सेम ही हो जाता। सेम होगा। कौन बोला सेम होगा? हाफ सर,
सेम क्यों बोला? ये पहले के कंपैरिजन में हाफ हो जाएगा, लेकिन इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में क्या है कि यहाँ का जो पोल स्ट्रेंथ है वो पोल स्ट्रेंथ सेम ही रहेगा, ठीक है। जब हम इसे लेंथ के बराबर बीचों बीच काटेंगे तो पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगा, एरिया हाफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक लेंथ है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो पहले के कंपैरिजन में हाफ हो जाएगा। और इस सिचुएशन में क्या होगा, जब इसे हम बीचों बीच परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसे अगर हम काट देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ हमारा जो है वो सेम रहेगा क्योंकि एरिया यहाँ पर सेम है। अब इसका जो लेंथ है ये लेंथ हाफ हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारा जो डाइपोल मोमेंट आएगा पहले के कंपैरिजन में ये भी क्या होगा, ये भी हाफ हो जाएगा। सो ये कुछ बेसिक सा बात है, इसे याद रखना सर। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके सो नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर एक लॉ आता है जिसे हम कूलॉम्स लॉ कहते हैं। ये लॉ को हम देख लेते हैं, पहले शायद पढ़ चुके होंगे तुम सब, क्योंकि हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, इन मैग्नेटो कूलॉम्स लॉ के बारे में सुना है ना पहले? यस सर। बता सकते हो? सर जब कूलॉम्स दो का दो लॉ चार्ज है, के बीच एक में फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, एक मैग्नेटोस्टैटिक्स में है। हाँ बताओ। अच्छा देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कूलॉम्स लॉ जो हमने पढ़ा है वो क्या होता है, बेसिकली दो इक्वल चार्ज मान लो, ये क्या करेगा, एक दूसरे को ये रिपल करेगा, है कि नहीं? सेम नेचर के चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपल करता है, और अनइक्वल दो चार्ज, इक्वल दो ऑपोजिट चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है कि नहीं? तो अगर इसका बीच का मान लो कि डिस्टेंस r है, ठीक है, सो यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखने को मिलेगा, दोनों चार्ज के बीच एक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स का जो वैल्यू आएगा अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ वो क्या है, याद है किसी को? सर C1 into C2 upon R square। Q1 इंटू Q2, ये मान लो Q1 है, Q2 है, दो चार्ज है, दो चार्ज का वैल्यू है Q1 इंटू Q2 अपॉन के बीच का जो डिस्टेंस है का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम सर इलेक्ट्रोस्टैटिक, F इक्वल टू Q1 into Q2 बटे 4 pi epsilon naught R square। वेरी गुड, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये जो है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि जो चार्ज है
चार्ज के जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के साथ ये प्रोपोर्शनल होगा, और इसके बीच का जो डिफरेंस है या फिर डिस्टेंस है उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसके स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसी तरह से मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी सेम एक इक्वेशन आता है, वही हमें देखना है। सो मान लो कि इफ टू मैग्नेटिक poles of strength M1 and M2 are kept at a distance R apart, ठीक है, then the force of attraction or repulsion, force of attraction or repulsion between two poles। attraction और repulsion क्यों? अगर सेम चार्ज होगा, अगर सेम पोल स्ट्रेंथ होगा तो क्या होगा, मतलब कि पोल का जो नेचर है, मान लो कि दोनों नॉर्थ है या दोनों साउथ है, ठीक है। सो अगर सेम पोल होगा तो उसके अंदर जो मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो रिपल्शन फोर्स लगेगा, और वहां पर अगर ऑपोजिट नेचर का हो, मतलब कि नॉर्थ हो या साउथ हो, ठीक है, तो वहां पर क्या क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। सो रिपल्शन बिटवीन the two poles is directly proportional to the product of their pole strength, ठीक है। their pole strength। तो इसको अगर हम देखेंगे, मान लो कि ये हमारा एक साउथ पोल है, सेम लाइन में अगर हम एक नॉर्थ पोल को रखेंगे और इसके बीच का मान लो कि डिस्टेंस हमारा r, बीच का डिस्टेंस r, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स क्रिएट होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन? यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलेगा। मान लो कि इस पोल का जो पोल स्ट्रेंथ है वो m1 है, इस पोल का पोल स्ट्रेंथ जो है m2। सो ये कूलॉम्स लॉ को अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर जो ये दोनों पोल्स के बीच जो मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स लगेगा, उस फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो क्या है, ये फोर्स क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू m1 एंड ये दोनों पोल स्ट्रेंथ जो है इसके प्रोडक्ट के साथ क्या होगा, प्रोपोर्शनल, यही कूलॉम कहता है, ठीक है। और क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the inversely proportional to the square of the distance, square of the distance between them। मतलब कि इनका बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, ये क्या क्या यहाँ पर क्या होगा, ये स्क्वायर इनवर्स लॉ को फॉलो करेगा, यहाँ पर स्क्वायर इनवर्स लॉ को फॉलो करेगा, मतलब कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। सो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशन को अगर मार्च कर देंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर
F proportional to m1 m2 upon r square। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का वैल्यू क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर म्यू नॉट मतलब के म्यू नॉट इसका मतलब के इसका बीच में कोई मीडियम नहीं, ठीक है, इसके बीच में कोई मीडियम नहीं है, इधर एयर है और वैक्यूम है, ठीक है, और फ्री स्पेस है, तभी हम यहाँ पर म्यू नॉट लिखेंगे। लेकिन अगर किसी मीडियम के अंदर इसे रखेंगे तो ये म्यू नॉट की जगह क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। म्यू क्या है, म्यू है परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, उस मीडियम का जो परमिएबिलिटी होगा, परमिएबिलिटी का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने मान लिया कि ये यहाँ पर फ्री स्पेस है, एयर है और वैक्यूम है, तो यहाँ पर हम म्यू नॉट को लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, इस टर्म को हम मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक्स कांस्टेंट। और इसका जो वैल्यू है ये याद रखना, इसका वैल्यू क्या आएगा, 10⁻⁻7 वेबर पर, इसका जो वैल्यू आएगा 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर, ठीक है। और म्यू नॉट को हम क्या कहते हैं, म्यू नॉट को हम कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसका जो वैल्यू होता है, म्यू नॉट का वैल्यू क्या आता है बताओ, पिछले क्लास में हमने बताया था, 4 pi into 10 to the power minus 7। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर। ये वैल्यू को याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कूलॉम्स लॉ है। सो कूलॉम्स लॉ क्या कहते हैं, कूलॉम्स लॉ यही कहते हैं कि अगर हम दो इक्वल और ऑपोजिट नेचर का जो पोल है उसे हम पास पास एक डिस्टेंस में अगर हम सेपरेट करके रखेंगे तो उसके बीच में क्या होगा, एक मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अगर ये पोल का नेचर सेम होगा तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, अगर इस पोल का नेचर ऑपोजिट होगा तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम कैसे, कूलॉम क्या कहता है कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स इन दोनों पोल का जो पोल स्ट्रेंथ है उसके प्रोडक्ट के साथ ये प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, उसका प्रोडक्ट के साथ प्रोपोर्शनल होता है। और इसके बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के साथ इनवर्सली, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। और यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, देखो, अगर पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू ज्यादा होगा, पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पर इन दोनों पोल के बीच में लगने वाला मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर आर का वैल्यू ज्यादा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आर के साथ इनवर्सली स्क्वायर इनवर्स लॉ को ये फॉलो कर रहा है। और देखो यहाँ पर जो परमिएबिलिटी है, ये फोर्स परमिएबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर परमिएबिलिटी ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये दोनों पोल के बीच लगने वाला मैग्नेटोस्टैटिक जो फोर्स है वो ज्यादा होगा, ठीक है। अगर परमिएबिलिटी वैल्यू कम होगा तो ये भी कम होगा, ठीक है। ओके, तो चलो हम नेक्स्ट टर्म को देख लेते हैं। जैसे कि हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स बेसिकली है क्या, किसी को मालूम है? ये तो एकदम बेसिक चीज है।
मालूम होना चाहिए, हम लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे शायद। मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और इसे हम क्या कहते हैं, और इसे हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कहते हैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसे हम मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कहते हैं। सो ये बेसिकली है क्या, इसे हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम H से रिप्रेजेंट। तो किसी को मालूम है मैग्नेटाइजिंग फोर्स है क्या? सर फ्लक्स पर पोल सर, फ्लक्स फ्लक्स पर पोल। फ्लक्स पर पोल, सिर्फ यही है? मान लो कि ये एक एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है, हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, इसे हम बी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। बी नॉट क्या है? हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अगर हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे, मान लो कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक मटेरियल को हमने रख दिया, मैग्नेटिक मटेरियल को यहाँ पर रख दिया, सो मैग्नेटाइजिंग फोर्स एक्चुअली क्या है कि ये जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा स्ट्रेंथ? कि ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल को कितना डिग्री तक या कितना लिमिट तक मैग्नेटाइज कर पाएगा। समझ में आ रहा है ना? एक्चुअली मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या है कि ये एक्सटर्नल फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कितना लिमिट और कितना डिग्री तक ये जो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पर है इसको मैग्नेटाइज कर पाए। मतलब कि इसका जो स्ट्रेंथ, मैग्नेटाइजिंग फोर्स अगर ज्यादा होगा तो ये जो इसके अंदर जो मटेरियल हमने रखे हैं, इस मटेरियल को उतना ज्यादा ये मैग्नेटाइज कर पाएगा। अगर मैग्नेटाइजिंग फोर्स यहाँ पर कम है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटाइजिंग फोर्स अगर कम हुआ है, तो क्या है, यहाँ पर रखने वाला मटेरियल जो है, मैग्नेटिक मटेरियल जो है, उसे कम मैग्नेटाइज करे। सो बेसिकली द डिग्री टू व्हिच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज a material is represented in terms of magnetizing force. क्लियर? बात तो समझ में आ रहा है ना? ये हमारा एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है, बी नॉट हमारा एक्सटर्नल फील्ड है, बी नॉट के अंदर हम एक मैग्नेटिक मटेरियल को रखा है। सो मैग्नेटाइजिंग फोर्स बेसिकली हमें क्या बता रहा है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स ये कह रहा है कि ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल को कितना डिग्री तक, कितना लिमिट तक इसे मैग्नेटाइज कर पाएगा। ये एक्सटर्नल फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है कि एक्सटर्नल फील्ड मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर पाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा क्या है कि एक्सटर्नल फील्ड का स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है कि ये वो जो उसके अंदर रखने वाला मटेरियल को कितना लिमिट तक, कितना डिग्री तक मैग्नेटाइज कर पाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजिंग फोर्स। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द डिग्री टू which a magnetic field can magnetize a material is represented in terms of magnetizing
in terms of magnetizing force, in terms of magnetizing force or magnetic intensity. ठीक है, the degree to which a magnetic field can magnetize a material is represented in terms of magnetizing force. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, सो अगर हम इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा देखो। सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी से हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। H इक्वल टू क्या होगा, देखो ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, इस मटेरियल को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। जब इसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये जो एक्सटर्नल फील्ड है मैग्नेटाइजिंग फोर्स के वजह से इसे मैग्नेटाइज करने की कोशिश करेगा, इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की कोशिश करेगा। तो ये मटेरियल अगर मैग्नेटाइज हो जाएगा तो इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगा। इस मटेरियल मतलब कि आप बोल सकते हो कि ये मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगी। ठीक है, तो अगर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है तो इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर इसका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, उसे हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है उसका दो इक्वेशन आता है, दो फॉर्मूला आता है। देखो एक क्या है, एक ये जो हमारा एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट मतलब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, उसके बीच का जो रेशियो है वही हमें एच को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। इसका और भी एक फॉर्मूला आता है, वो क्या है, इक्वेशन आता है, क्या है वो, यहाँ पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी और म्यू के बीच का जो रेशियो है, तो बी अपॉन म्यू, म्यू क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो इसके बीच का जो रेशियो है उसे भी हम एच को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा हो गया मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और इसका जो एसआई यूनिट है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, एम्पियर पर मीटर। इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, एम्पियर पर मीटर। यहाँ तक क्लियर है? तो बेसिकली मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी हम किसे कहेंगे, ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक जो फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। मतलब कि किसी भी अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम मैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल को कितना डिग्री और लिमिट तक मैग्नेटाइज कर पाएगा, उसको हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सर यहाँ पे बी क्या है सर? हाँ सर बी यहाँ पे क्या है? बी, ये तो बोला ना अभी। देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये तो मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की कोशिश करेगा। यहाँ तक बात ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो इसको अगर मैग्नेटाइज करने की कोशिश करेगा तो ये मैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा ना। तो ये अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेगा तो इसके अंदर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगा उसको हम बीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, पीएम, मतलब कि इस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, उसको हम बीएम
से रिप्रेजेंट करते हैं। वो Bm और B0 ये मिलकर ही टोटल जो इसके अंदर जो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे हम B से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मतलब कि ये मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा मतलब कि ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा ना। तो ये अगर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो ये बी क्या है, बी है टोटल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? सर बी सर मैग्नेटिक Yes, फ्लक्स sir. डेंसिटी होगा सर। अरे वो वाला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी नहीं है, यहाँ पर जो तो मैग्नेटिक सर फील्ड है फॉर्मूला सर वही होता है सर, फॉर्मूला तो ये है सर, सर बी इक्वल टू न्यू एच, हाँ उसी में सर है ना, उसी से ये वाला है ना सर। हाँ, ये तो बी बी और म्यू, यहाँ पर बी हमने क्या किसको रिप्रेजेंट किया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है। और बी हाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी इसके अंदर वाला जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टोटल यहाँ पर क्या हुआ है, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, यस सर, है कि नहीं? यस सर, यस ठीक है। और वो जो मटेरियल है, वो मटेरियल जो खुद जो मैग्नेटिक जो फील्ड इंड्यूस्ड कर रहा है उसको हम Bm से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम Bm से डिनोट करते हैं। Bm और B0 मिलके B आता है। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अभी टाइम खत्म होने वाला है, 5 मिनट बाद फिर से ज्वाइन हो जाना। ठीक है, दीपक दीपक कुमार, Yes, sir. Yes, sir. अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. Clear है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी क्या है। तो नेक्स्ट मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी।